वेलकम दोस्तों। आज अल्टरनेटर में हम देखेंगे डेम्पर वाइंडिंग। और डेम्पर वाइंडिंग में मुख्य रूप से हम देखेंगे दोस्तों कि ये डेम्पर वाइंडिंग होता क्या है और अल्टरनेटर में डेम्पर वाइंडिंग क्यों यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेम्पर वाइंडिंग का यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डेम्पर वाइंडिंग का यूज़ हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है और हंटिंग इफेक्ट में यूज़ किया जाता है। तो हमने इसमें दो चीज़ हमने जाना, एक तो हंटिंग इफेक्ट और हार्मोनिक्स को दूर करने के लिए। तो ये दो चीज़ों में डेम्पर वाइंडिंग का यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो अल्टरनेटर में कहाँ पर डेम्पर वाइंडिंग यूज़ की जाती है, सबसे पहले इस डायग्राम में हम ये देखेंगे। तो यदि ये डायग्राम हम देखेंगे, ये है आपका डायग्राम अल्टरनेटर का। ठीक है दोस्तों, ये अल्टरनेटर का डायग्राम है। अब इस अल्टरनेटर के डायग्राम में ये जो पोल फेस है, ठीक है, ये रोटर पार्ट है, इसे हम रोटर पार्ट कहेंगे। ये क्या है? रोटर पार्ट। ये बाहर वाला स्टेटर पार्ट है। तो ये जो रोटर पार्ट है, ये रोटर पार्ट के पोल फेस में हम किसका यूज़ करेंगे? डेम्पर वाइंडिंग का यूज़ करेंगे दोस्तों। तो ये पोल फेस में हमने किसका यूज़ किया? डेम्पर वाइंडिंग का। तो डेम्पर वाइंडिंग यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो डेम्पर वाइंडिंग का यूज़ किया जाता है पोल फेस में। ठीक है, मतलब ये पोल के फेस में यूज़ किया जाता है और ये शॉर्ट सर्किटेड होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम क्या करेंगे, ये इसका आउटर पार्ट हो जाएगा और ये इनर पार्ट। तो इनर पार्ट के अंदर ही हम डेम्पर वाइंडिंग का यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा आपका प्राइम मूवर। यदि एग्जाम में ऐसा पूछे कि डेम्पर वाइंडिंग को और क्या कहा जाता है, तो ये जो डेम्पर वाइंडिंग है दोस्तों, इसे शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग भी कही जाती है। मतलब ये हो गया आपका शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग। तो डेम्पर वाइंडिंग का दूसरा नाम क्या है? शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग। अब ये शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग इसे क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी रीज़न है। क्योंकि इसे यूज़ कहाँ करते हैं हम? पोल फेस में लगाते हैं। ये पोल फेस में डेम्पर वाइंडिंग का यूज़ किया गया है। तो इसमें ये जो डायग्राम में देखेंगे हम, यहाँ पर ये जो है फर्स्ट लाइन, ठीक है दोस्तों, इसमें ईएमएफ जनरेट होता है लेंज के नियम के अनुसार। ये जो डेम्पर वाइंडिंग है, इसमें ईएमएफ जनरेट होगा लेंज के नियम के अनुसार। तो ये शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग इसलिए कही जाती है क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है, करंट के बहने का डायरेक्शन, ये सबसे पहले ईएमएफ फ्लो हुई। ठीक है, ईएमएफ जनरेट होकर इसका जो डायरेक्शन है, यहाँ से रोटेट होते हुए फिर ये इस वाइंडिंग में चल जाएगी और यहाँ से फिर इस टाइप से आ जाएगी। और इस तरीके से ये सीक्वेंस चलता रहेगा। मतलब ये हो गया, इसके बाद यहाँ से जाएगी, तो ये इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ से आई, फिर यहाँ चले गई, फिर यहाँ से आई, फिर यहाँ चले गई, और इस टाइप से ये एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट होती है। तो ये जो टोटल वाइंडिंग है, ये एक दूसरे से क्या है? टोटल शॉर्ट सर्किटेड है। इसीलिए इसे शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग भी कहा जाता है। और विदाउट डेम्पर वाइंडिंग के हम अल्टरनेटर में ईएमएफ जनरेट नहीं होगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम डेम्पर वाइंडिंग में जो हंटिंग की प्रोसेस है, ये हंटिंग इफेक्ट क्या होता है, इसे देखेंगे हम। हंटिंग इसमें देखेंगे हम, ये हंटिंग क्या होता है? हंटिंग इफेक्ट ये एक तरीके का ऑसिलेशन होता है। हंटिंग इफेक्ट तो रोटर में एक तरीके का ऑसिलेशन होगा, या हंटिंग या फेस स्विमिंग फॉल्ट भी इसे कहा जाता है। तो ये क्या होता है? अल्टरनेटर में ये रोटर पार्ट को इफेक्ट पैदा करता है। मतलब कि यहाँ पर ये जो रोटर पार्ट होगा, इसमें ऑसिलेशन होने लगेगा। क्या होने लगेगा? ऑसिलेशन होने लगेगा। और इसी ऑसिलेशन को दूर करने के लिए, इसी इफेक्ट को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें डेम्पर वाइंडिंग का यूज़ करते हैं दोस्तों। और ये डेम्पर वाइंडिंग हंटिंग इफेक्ट को दूर करता है। तो इसमें जो पोल फेस में जो हमने डेम्पर वाइंडिंग का यूज़ किए हैं, ये डेम्पर वाइंडिंग का यूज़ करने का रीज़न यही है कि ये जो रोटर पार्ट है, इसके जो ऑसिलेशन करता है, ये ऑसिलेट करना बंद कर दे। इसलिए हंटिंग इफेक्ट में हम डेम्पर वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। अब देखेंगे हंटिंग क्या होता है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे हम, ये जो हंटिंग इफेक्ट है, इससे इसका यूज़ करते हैं। हंटिंग इफेक्ट को कम करने के लिए डेम्पर वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। और जनरली जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये इसमें डेम्पर वाइंडिंग का यूज़ हंटिंग इफेक्ट को और हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो डेम्पर वाइंडिंग जो रोटर के पोल फेस में यूज़ किया जाता है, सबसे पहले तो हमें ये पता रहना चाहिए कि डेम्पर वाइंडिंग का यूज़ कहाँ करते हैं? पोल फेस में यूज़ करते हैं। उसके बाद ये जो डेम्पर वाइंडिंग होती है, ये बनी कैसी होती है? ये कॉपर के मोटे मोटे बार के होते हैं। ठीक है, कॉपर की ये जो है बार के बने होंगे, मतलब कि मोटे बार होंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, और ये इस तरीके से इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो ये कॉपर के मोटे मोटे बार हैं। ठीक है, और ये बार को क्या है, उसे दोनों तरफ से शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, क्योंकि ये इधर से भी लेफ्ट साइड भी शॉर्ट सर्किट हो गया और राइट साइड भी शॉर्ट सर्किट इसे कर दी हमने दोस्तों। इसीलिए इसको बनाते हैं, इसलिए इसे शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग भी कहा जाता है। क्या होता है, जब रोटर रोटेट करता है, तो उसमें ये जो पोल है, ये सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करने लगते हैं।
ठीक है। तो सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करते हुए हैं तो उस समय क्या है, अपने एक्सिस के दोनों तरफ ये ऑसिलेट करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? ऑसिलेशन करने लगते हैं। ऑसिलेशन करने लगते हैं दोनों तरफ। अब दोनों तरफ ऑसिलेशन करने लगेंगे तो ये ऑसिलेशन लोड के कम और ज़्यादा होने के कारण होता है कि बार बार लोड यदि कम ज़्यादा हो जाए, लोड यदि बढ़े सडनली और सडनली कम हो जाए तो इसके कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑसिलेशन होने लगेगा। और ये बार बार लोड कम ज़्यादा होने के कारण ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर हंटिंग उत्पन्न हो जाता है। तो इसी हंटिंग को दूर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? डेम्पर वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों हमें हंटिंग समझ में आ गया। हंटिंग क्या है? इसमें पोल का या ये बोल सकते हैं रोटर का बार बार इसमें लोड जब बढ़ जाए उस कंडीशन में लोड का बार बार कम ज़्यादा होना, उसके कारण जो हंटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है रोटर में, उससे हम दूर करने के लिए डेम्पर वाइंडिंग का यूज़ करते हैं दोस्तों। अब यदि हम हंटिंग इफेक्ट को इस डायग्राम से समझे तो ये हो गया आपका रोटर पार्ट और ये हो गया आपका स्टेटर पार्ट दोस्तों। ये स्टेटर पार्ट और ये रोटर पार्ट। तो ये रोटर के पोल फेस में देखिए यहाँ पर हमने डेम्पर वाइंडिंग को यूज़ किया है। ये समझिए कि पहले डेम्पर वाइंडिंग इसमें नहीं था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका स्टेटर और रोटर पार्ट ये क्या करेगा, रोटर सिंक्रोनस स्पीड में घूमने लगेगा। जब ये रोटर सिंक्रोनस स्पीड में घूमने लगेगा तो उस समय क्या हो जाएगा, ये दोनों तरफ ऑसिलेट होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये इसका जो डाया बनेगा ये इतना बनेगा दोस्तों। तो ये दोनों तरफ क्या करने लगेगा, ऑसिलेशन करने लगेगा, ऑसिलेशन करने लगेगा दोस्तों। तो ऑसिलेशन जब करने लगेगा तो लेफ्ट साइड भी रोटेट करेगा और राइट साइड भी करेगा ये ऑसिलेशन। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, अब ये जो ऑसिलेशन करने की जो क्रिया है ये क्रिया होती है लोड के कारण। किसके कारण होगी, लोड के कारण। तो सडनली यदि लोड बढ़ जाए और लोड कम हो जाए तो इस कंडीशन में ये जो रोटर अंदर का है ये ऑसिलेशन करने लगता है, और जब ये ऑसिलेट करने लगेगा तो इसके कारण क्या होगा, हंटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा। और दोस्तों इसी हंटिंग इफेक्ट को कम करने के लिए हम डेम्पर वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से अल्टरनेटर से हंटिंग इफेक्ट के बारे में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों इसे आपको याद रखना जरूरी है कि हंटिंग इफेक्ट कैसे होता है और इसके निवारण के लिए हम क्या क्या करते हैं ये देखेंगे। दोस्तों हंटिंग इफेक्ट को कम करने के लिए क्या करेंगे, इसके कुछ उपाय हैं। तो हंटिंग को कम करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो डेम्पर वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। ये हमें पता है डेम्पर वाइंडिंग का यूज़ किया जाता है हंटिंग इफेक्ट को कम करने के लिए। अब डेम्पर वाइंडिंग जो है हंटिंग के साथ साथ क्या करता है, ये हार्मोनिक्स को भी कम करता है। तो ये जो हार्मोनिक्स है, थर्ड हार्मोनिक्स, सेवन्थ हार्मोनिक्स, नाइन्थ हार्मोनिक्स, ये हार्मोनिक्स क्या होते हैं दोस्तों, हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करने के लिए अर्थात इसे समाप्त करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डेम्पर वाइंडिंग का भी यूज़ करते हैं। तो ये दो काम करता है। तो ये जो हार्मोनिक्स है अर्थात वेव शेप जो है, इस वेव शेप में न चेंजेस हो करके हम किसका यूज़ करते हैं, इस डेम्पर वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। क्योंकि जब साइनोसॉइडल वेव शेप होती है तो उसके साथ बहुत सारे रिपल भी आ जाते हैं, बहुत सारे हार्मोनिक्स भी आ जाते हैं। तो ये साइनोसॉइडल वेव शेप में हमेशा बना रहे, इसीलिए हम डेम्पर वाइंडिंग के साथ साथ यूज़ करते हैं। तो ये हार्मोनिक्स को भी कम करता है, जिससे हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, साइन वेव प्राप्त होगा, जिससे ये जो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है ये हमें प्राप्त होगी। इसीलिए ये बार बार पूछा जाता है हंटिंग इफेक्ट क्या होता है, हार्मोनिक्स क्या होते हैं, या आपका इसमें जो डेम्पर वाइंडिंग यूज़ की जाती है उसको क्यों यूज़ किया जाता है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। अब हमें दोस्तों ये पता है कि ये जो डेम्पर वाइंडिंग है, इस डेम्पर वाइंडिंग ये शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग होती है डेम्पर वाइंडिंग। तो इसमें तो स्वाभाविक सी बात है ईएमएफ उत्पन्न होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी उत्पन्न होता है दोस्तों डेम्पर वाइंडिंग में। ये जो पोल फेस पे लगा हुआ डेम्पर वाइंडिंग है इसमें ईएमएफ भी इंड्यूस्ड होता है। अब इसी ईएमएफ को हम क्या करेंगे, ठीक है, जनरेट होता है, अब उसे एलिमिनेट भी करना है। तो ये जो डेम्पर वाइंडिंग में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी उत्पन्न होता है और ये ऑसिलेशन का मुख्य कारण है। ठीक है दोस्तों, ये ऑसिलेशन का मुख्य कारण है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ डेम्पर वाइंडिंग से फ्लो होती है। किससे फ्लो होगी, डेम्पर वाइंडिंग से ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो फ्लो होती है। और ये हार्मोनिक्स को एलिमिनेट होने पर साइन वेव की शेप में इंप्रूव करती है। तो ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, इसी ईएमएफ के कारण क्या होता है, हार्मोनिक्स एलिमिनेट होता है। क्या हो जाएगा, हार्मोनिक्स खत्म होता है या समाप्त होता है दोस्तों। तो इसके दोनों काम हो गए, एक तो डेम्पर वाइंडिंग का यूज़ करेंगे तो अल्टरनेटर बिल्डअप हो जाएगा,
और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगेगा। दूसरी बात यह है कि इससे हंटिंग इफेक्ट भी कम होगा। और तीसरी बात यह हो गया कि ये वेव शेप को साइन वेव में कन्वर्ट करता है, अर्थात कि हार्मोनिक्स को हटाता है दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों अल्टरनेटर में होने वाले लॉसेस। तो अल्टरनेटर में स्वाभाविक सी बात है, जैसे डीसी मोटर डीसी जनरेटर में यूज़ होते थे, जो लॉसेस होती थी डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में, वैसे ही अल्टरनेटर में वही लॉसेस होंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें कौन कौन से लॉसेस होते हैं? एक तो आयरन लॉस होगा, आयरन लॉस। दूसरा होगा आपका कॉपर लॉस। ठीक है, अब इसमें रोटेटिंग पार्ट है तो इसमें मैकेनिकल लॉस भी होगा। ये तीनों लॉसेस हम यूज़ करेंगे। तो ये तीनों लॉसेस के बारे में जानेंगे दोस्तों। ठीक है, आयरन लॉस, कॉपर लॉस और मैकेनिकल लॉस। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में अब हमें पता है कि ये आयरन लॉस में कौन कौन से लॉस होते हैं? दो, एक तो एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस, ये दो लॉस होते हैं दोस्तों। तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका, सबसे पहले तो कॉपर लॉस पढ़ेंगे हम। तो अल्टरनेटर में जो होने वाली हानियां हैं उनके बारे में देखेंगे हम। तो सबसे पहले आयरन लॉस देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कॉपर लॉस। ठीक है दोस्तों, तो कॉपर लॉस जो है यहाँ पर, यह स्टेटर फील्ड में लॉस होता है, वो कॉपर लॉस इसमें होता है। अर्थात कि जो स्टेटर पार्ट होगा, ये स्टेटर पार्ट की जो फील्ड वाइंडिंग होगी, क्योंकि हमेशा हमें मालूम है कि ये जो कॉपर लॉस होता है ये हमेशा वाइंडिंग में होती है, क्योंकि जो वाइंडिंग यूज़ करेंगे वो किसकी बनी होगी? कॉपर की बनी होगी। तो जब कॉपर की बनी होगी तो उसमें लॉसेस भी कौन से होंगे? कॉपर लॉस होगा। तो दोस्तों इसमें क्या है, हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, तो हीटिंग आई स्क्वायर आर लॉस होता है इसमें। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होने के कारण, अर्थात वाइंडिंग में हीट जनरेट होने के कारण ही इसमें कॉपर लॉस होगा दोस्तों। तो ये क्या करेगा इसमें, ये जो आई स्क्वायर आर लॉस जो होगा यही कॉपर लॉस कहलाएगा दोस्तों। और सेकंड एक और लॉस होता है इसमें, देखो सबसे पहले तो रोटर पार्ट और दूसरा होगा स्टेटर पार्ट। ठीक है, रोटर पार्ट और स्टेटर पार्ट। तो ये जो रोटर पार्ट है दोस्तों, इसमें भी वाइंडिंग होती है और स्टेटर पार्ट में भी वाइंडिंग होती है, दोनों में वाइंडिंग लपेटी रहती है। तो दोनों में वाइंडिंग लपेटी रहती है अर्थात दोनों में कॉपर लॉस होगा। ठीक है, तो ये जो लॉस है यही आई स्क्वायर आर के फॉर्म में होगा, अर्थात कि रेजिस्टेंस के रूप में। ठीक है, ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस ड्रॉप कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, आर को ड्रॉप कर रहा है, रेजिस्टेंस ड्रॉप। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो कॉपर लॉस होगा ये आई स्क्वायर आर के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे, ये स्टेटर पार्ट और रोटर पार्ट की बात की जा रही है। तो इसमें आई स्क्वायर आर के फॉर्म में जो लॉसेस है, तो इसमें जो आई एस लिखा है ये लिखा है स्टेटर के लिए। ठीक है, और इसमें आर एस जो लिखा है ये है रोटर का रेजिस्टेंस है। किसका है ये? रोटर का रेजिस्टेंस। वैसे ही अब रोटर के लिए देखेंगे, क्योंकि स्टेटर की जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें लॉस होगा और रोटर की फील्ड वाइंडिंग है उसमें भी लॉस होगा। तो इसमें जो आई आर लिखा है ये रोटर का करंट है। किसका करंट है ये रोटर का करंट है। ठीक है, और वैसे ही जो इसमें जो लिखा है आर आर, ठीक है दोस्तों, ये किसका है? रोटर का रेजिस्टेंस है, रोटर का रेजिस्टेंस है दोस्तों। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, दोनों में कॉपर लॉस को ज्ञात करेंगे दोस्तों, क्योंकि स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग दोनों में वाइंडिंग होने के कारण दोनों में लॉसेस इक्वलेंट होंगे दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं मैकेनिकल लॉस। तो मैकेनिकल लॉस में क्या होता है जनरली, क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट है, घूमने वाला भाग है, तो घूमने वाला भाग होने के कारण इसमें मैकेनिकल लॉस होगा, क्योंकि पार्ट्स घिसेंगे तो उसमें हीट क्रिएट होगी, अर्थात उष्मा। हीट क्रिएट होने के कारण उसके जो पार्ट्स घिसेंगे फिर डैमेज होंगे। तो अल्टरनेटर में घूमने वाले भाग के कारण क्या होता है, वायु के घर्षण से बियरिंग खराब होती है, ब्रश खराब होंगे, स्लिप रिंग खराब होगी, उसमें घर्षण हो ना स्लिप रिंग में, क्योंकि अल्टरनेटर में क्या यूज़ किया जाता है, स्लिप रिंग यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहीं से हम क्या करेंगे, आउटपुट प्राप्त करेंगे अल्टरनेटर का, स्लिप रिंग से, क्योंकि दो स्लिप रिंग लगी रहेगी, इससे आउटपुट प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट है वो है बियरिंग, इसमें घर्षण होगा, ब्रश में घर्षण होगा, स्लिप रिंग में घर्षण होगा। ठीक है, तो ये इनके डैमेज होने के कारण क्या हो जाएगा, ये यांत्रिक क्षति होगी, मतलब मैकेनिकल लॉसेस होंगे दोस्तों। तो इसे हमें बार बार मेंटेनेंस में रखना पड़ेगा, जिससे क्या है कि मैकेनिकल लॉस बहुत कम हो, मैकेनिकल लॉस कम हो। इसीलिए मशीन का मेंटेनेंस किया जाता है, मेंटेनेंस करना इसलिए ज़रूरी है, मेंटेनेंस करना इसीलिए ज़रूरी है दोस्तों। तो हमें मेंटेनेंस करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितने भी अल्टरनेटर है सबका मेंटेनेंस
पर डे, वीक, देखो पर डे टेस्ट, वीकली, मंथली जैसे टेस्टिंग होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखेंगे हम आयरन लॉस। आयरन लॉस तो जनरली हमें पता है, आयरन लॉस जो होगा ये आयरन लॉस कांस्टेंट होगा। अब ये कैसे होगा आयरन लॉस? इसमें एक तो हिस्टेरिसिस लॉस होगा, हिस्टेरिसिस, और दूसरा लॉस है आपका ईडी करंट लॉस, ईडी करंट लॉस। तो ये दो लॉस होंगे दोस्तों, जैसे अल्टरनेटर में और जनरेटर में और मोटर में हुए थे, यही दोनों लॉस कॉमन है दोस्तों इसमें। ठीक है, तो ये भी पता रहना चाहिए कि आयरन लॉस किस में होगा। तो आयरन लॉस जो है उसके कोर में होगा दोस्तों। तो कोर में जब लॉस होंगे तो इसमें भी हिस्टेरिसिस लॉस और ईडी करंट लॉस दोनों लॉस होंगे दोस्तों। इसके बाद देखेंगे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो तथ्य है ये देखेंगे, क्योंकि इनके बारे में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये जो ऐसे हैं वन लाइन फैक्ट होते हैं और ये बहुत बार एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन कवर किए जाते हैं। तो हमें ये भी पता रहना चाहिए कि वन लाइन फैक्ट में क्या क्या पूछे जाते हैं, कभी कभी यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। तो क्या होता है, जब कोई कुंडली चुंबकीय फ्लक्स का समकोण पर छेदन करता है, मतलब 90 एंगल पर छेद करेगा। ठीक है, क्या करेगा, ये 90 डिग्री पर यहाँ पर छेदन करेगा, अर्थात कि यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो उस समय क्या होता है, उसमें ईएमएफ पैदा होता है, वो भी मैक्सिमम पैदा होगा दोस्तों। ठीक है, जब 90 डिग्री पर होगा, अर्थात ये जो है इस पॉइंट पर 90 डिग्री पर, ध्यान से देखिए, ये जो 90 डिग्री पर यदि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का, ये फ्लक्स फाई का छेदन होगा, तो ईएमएफ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम पैदा होगी, अधिकतम पैदा होगी। तो इस कंडीशन में यहाँ पर वीएम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा दोस्तों। तो यही 90 डिग्री के केस में होता है। यदि देखो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, तो ये 90 और ये 90, टोटल कितना हो गया दोस्तों, 180 हुआ कि नहीं? तो दोनों 180 हुआ, इसीलिए हाफ साइकिल चलती है तो इसको पाई देते हैं, और पाई का मान कितना होता है, 180 होता है दोस्तों, इसीलिए पाई दिया जाता है। तो 90 डिग्री चलेगा तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी अल्टरनेटर में। इसके बाद है अल्टरनेटर की जो आउटपुट है वो केवी और एमवीएम होती है, किलो वोल्ट एम्पियर में और मेगा वोल्ट एम्पियर में। अब ये क्यों होती, मैंने ये भी बताया था, क्योंकि इसमें आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों लॉसेस होते हैं, और इन्हीं के कारण ये किस में होता है, किलोवाट में। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मैंने बताया था ना इसमें ये किलो वोल्ट में होता है, क्योंकि इसमें भी करंट और वोल्टेज के फेस में होता है ये। ठीक है, इसीलिए मतलब आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों करंट और वोल्टेज के कारण होता है, इसलिए इसकी रेटिंग क्या होती है, केवीए में होती है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट देखेंगे हम, इसमें क्या है, अल्टरनेटर की आउटपुट जो है फ्रीक्वेंसी को नियत रखने के लिए प्राइम मूवर के जो घूर्णन की गति है उसको कांस्टेंट रखा जाता है। क्योंकि हम किससे घुमा रहे हैं, अल्टरनेटर को घुमाने के लिए, ये जो अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर, अब अल्टरनेटर को घुमाने के लिए हमको किसकी आवश्यकता लगती है, प्राइम मूवर की आवश्यकता लगती है। मतलब कि कोई एक्सटर्नल सोर्स होना चाहिए जिससे हम अल्टरनेटर के जो अंदर वाला जो रोटर है उस रोटर को क्या कर सके, घुमा सके हमें ये पता रहना चाहिए। तो उसे इस रोटर को क्या घुमाएंगे हम, कांस्टेंट स्पीड में घुमाएंगे। तो रोटर को क्या करते हैं, ये जो रोटर है इसे क्या घुमाएंगे, कांस्टेंट स्पीड में घुमाएंगे। इसमें घुमाएंगे, कांस्टेंट स्पीड में घुमाएंगे दोस्तों। तब कांस्टेंट स्पीड में घूमेगा तो क्या होगा, एक समान फ्रीक्वेंसी पैदा होगी, एक समान फ्रीक्वेंसी पैदा होगी। तो हमें जो वोल्टेज मिलेगा वो समान मिलेगा, एक समान मिलेगा ना दोस्तों, और उसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कांस्टेंट होगी। इसीलिए इसका जो प्राइम मूवर होता है उसको एक कांस्टेंट समायोजित करके घुमाते हैं उसको। नेक्स्ट देखेंगे इसमें हंटिंग या फेस स्विंग जो फॉल्ट है इसके लिए हम डेम्पर वाइंडिंग का यूज़ करते हैं दोस्तों। ठीक, वैसे ही हमें पता है हंटिंग को कम करने के लिए या स्विंग फॉल्ट को कम करने के लिए जो है डेम्पर वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। हम डेम्पर वाइंडिंग के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके बाद है बड़े अल्टरनेटर के शीतलन में वायु मतलब कि एयर डक्ट्स बने होते हैं। जो बड़े बड़े अल्टरनेटर होंगे उसमें एयर डक्ट बने होते हैं। तो ये इस तरीके का जब उसका रोटर पार्ट होता है तो इसके साइड साइड में, ऐसे साइड साइड में क्या होंगे दोस्तों, एयर डक्ट बने होते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एयर डक्ट कहते हैं। ताकि इससे क्या हो जाएगा, ये जो रोटर पार्ट है ये क्या रहेगा, ठंडा रहेगा दोस्तों,
ठंडा रखने के लिए इसका यूज़ करते हैं, कूलिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों, इसीलिए एयर डक्ट बने होते हैं। इसके बाद देखेंगे हम दोस्तों हम ये जो अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर के आर्मेचर में स्लिप रिंग यदि लगाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एसी प्राप्त होता है। तो यदि स्लिप रिंग का यूज़ करते हैं हम, ये स्लिप रिंग का यूज़ किए तो हमें क्या प्राप्त होगा, एसी प्राप्त होगा। यदि हम कम्यूटेटर का यूज़ करते हैं, ये आपका कम्यूटेटर है, यदि कम्यूटेटर का यूज़ करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, डीसी प्राप्त होगा दोस्तों। तो हमें ये भी याद रखना है एसी कब प्राप्त होगा और डीसी कब प्राप्त होगा, ठीक है। कम्यूटेटर की जगह यदि यहाँ पर स्प्लिट रिंग लिखा हो, स्प्लिट रिंग, तो इससे भी हमें क्या प्राप्त होगा, डीसी ही प्राप्त होगा। ये समझिए कि कम्यूटेटर का जो दूसरा नाम है वो स्प्लिट रिंग है, ठीक है। तो कहीं कहीं एग्जाम में स्प्लिट रिंग लिखा रहता है तो हमें पता नहीं रहता कि स्प्लिट रिंग होता क्या है, लेकिन स्प्लिट रिंग का मतलब भी वही होता है, कम्यूटेटर। तो ये हमेशा क्या प्राप्त करेगा, डीसी हमें प्राप्त करके देगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे हम कि ये अल्टरनेटर को जो फेस क्रम में नहीं जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। शॉर्ट सर्किट हो गया। अब यदि शॉर्ट सर्किट हो गया तो क्या हो जाएगा, वाइंडिंग पूरी जल जाएगी। इसीलिए क्या होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए आर वाई बी तीनों, ठीक है। ये तीनों सीक्वेंस में होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि रेड के बाद आर के बाद वाई और वाई के बाद क्या होना चाहिए, बी। मतलब कि 1 2 3 यदि देते हैं इसको तो आर 1 वाई 2 और बी 3। तो ये फेस सीक्वेंस होना चाहिए हमेशा। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम अल्टरनेटर का जो पावर फैक्टर है, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करेगा, आउटपुट पर डिपेंड करेगा। तो आउटपुट पर डिपेंड करेगा अर्थात लोड पर डिपेंड करेगा। तो लोड पर कैसे डिपेंड करेगा, देखो लोड कितने प्रकार के होते हैं, एक रेजिस्टिव लोड होता है, एक इंडक्टिव लोड होता है, ठीक है, और एक कैपेसिटिव लोड होता है। तो ये 3 प्रकार के लोड हो गए। तो ये यदि रेजिस्टिव लोड है तो पावर फैक्टर क्या होगा दोस्तों, यूनिटी होगा अर्थात 1 होगा। इंडक्टिव है तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, निगेटिव में होगा, ठीक है दोस्तों। निगेटिव मतलब कि लैगिंग होगा, पश्चगामी होगा। और यदि कैपेसिटिव है तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लीडिंग होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, लीडिंग अर्थात पॉजिटिव में हो जाएगा, मतलब 1 के बाद होगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम अल्टरनेटर को आगे बढ़ाते हुए पावर फैक्टर पावर फैक्टर पर कार्य करता है। यदि अल्टरनेटर आगे बढ़ते हुए तो उसमें अत्यधिक क्या हो जाएगा, ओवर एक्साइटेड हो जाएगा। यदि पावर फैक्टर का मान बढ़ जाए, ठीक है, मतलब कि 1 से ग्रेटर देन क्या हो जाए, 1, 1 से ज्यादा हो जाए, तब की कंडीशन में ये जो आपका अल्टरनेटर है ये क्या हो जाएगा, ओवर एक्साइटेड हो जाएगा दोस्तों। तो 1 से ज्यादा हो जाए तो ओवर एक्साइटेड हो जाएगा। इस चीज को हमें भी याद रखना पड़ेगा। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। जो अल्टरनेटर की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है वो देखेंगे दोस्तों हम कि कौन कौन सी कंडीशन में अल्टरनेटर की जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। तो देखो सबसे पहले तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी में अल्टरनेटर की जो वेरिएबल लॉस होता है ये कांस्टेंट लॉस के इक्वल होता है दोस्तों। वेरिएबल लॉस किसके इक्वल है, कांस्टेंट लॉसेस के इक्वल है। और ये जो कंडीशन होती है, देखो जब वेरिएबल लॉस कांस्टेंट लॉस के बराबर होगा तब की कंडीशन में ही क्या होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। क्या होगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी दोस्तों। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन कब होगी, जब वेरिएबल लॉस और कांस्टेंट लॉस दोनों बराबर होंगे। अब इसका फार्मूला देखते हैं दोस्तों। इसका फार्मूला है इफिशियंसी ईटा बराबर आउटपुट MVA इंटू कॉस फाई अपान आउटपुट MVA इंटू कॉस फाई प्लस लॉसेस। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, लॉसेस ऐड हो जाता है हमेशा, इंटू 100। तो ये जो इफिशियंसी निकालने का दोस्तों ये फार्मूला हो गया। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो गया आपका इफिशियंसी परसेंटेज बराबर आउटपुट MVA कॉस फाई अपान आउटपुट MVA कॉस फाई प्लस लॉसेस। ये लॉसेस को ऐड करना पड़ेगा इंटू 100। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा दोस्तों। इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, अल्टरनेटर की इफिशियंसी निकाल लेंगे हम। तो अल्टरनेटर की इफिशियंसी निकालने का फार्मूला हमें पता चल गया दोस्तों, कब की कंडीशन में, जब वेरिएबल लॉस बराबर कांस्टेंट लॉस होगा। अब इसके बाद देखेंगे हम साइज ऑफ अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर का जो साइज होता है उसमें कितनी कितनी एफिशिएंसी होती है, क्योंकि अलग अलग साइज के जो अल्टरनेटर होंगे उनकी एफिशिएंसी भी
अलग अलग होगी दोस्तों। तो अलग अलग साइज के अल्टरनेटर में अलग अलग इफिशियंसी होती है, हमें पता है। तो 500 MVA का जो अल्टरनेटर होगा, यहाँ पर बात की जा रही है अल्टरनेटर की, तो 500 MVA का जो अल्टरनेटर होगा, 500 MVA मेगा वोल्ट एम्पियर, तो इसकी इफिशियंसी क्या होगी, 99% होगी दोस्तों। कितनी होगी, 99% इफिशियंसी होगी। वैसे ये 250 MVA का जो अल्टरनेटर होगा, उसकी इफिशियंसी होगी 98%। और 100 जो मेगा वोल्ट एम्पियर का होगा अल्टरनेटर, उसकी इफिशियंसी की 98.5%। तो 98.5% ये 100 MVA के अल्टरनेटर होगा। अब ध्यान से सुनिए, इसका नोट जो पॉइंट है इसे देखिए। तो जितने बड़े साइज का जो अल्टरनेटर होता है, उसकी रेटिंग जितनी होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी इफिशियंसी भी होगी। अर्थात यदि रेटिंग ज़्यादा तो इफिशियंसी भी ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो रेटिंग ज़्यादा होगा तो इफिशियंसी भी ज़्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, रेटिंग ज़्यादा तो इफिशियंसी भी ज़्यादा। तो हमें याद रखना है, रेटिंग जितने बड़े बड़े अल्टरनेटर होंगे, ज़्यादा रेटिंग के होंगे। जैसे यहाँ पर 500 MVA है, और 500 MVA के ऊपर वाला जो अल्टरनेटर होगा, तो उसकी इफिशियंसी भी क्या होगी दोस्तों, ज़्यादा होगी। ये बात हमें याद रखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसे हमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों। तो ये जो मैकेनिकल लॉस है, ये फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस कहलाते हैं। मतलब कि घर्षण, ठीक है, घर्षण लॉस होता है, मतलब कि इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा रोटेटिंग पार्ट में, तो मूविंग पार्ट में अर्थात रोटर में जो फ्रिक्शन होगा उसके कारण मैकेनिकल लॉस होगा दोस्तों। इस तरीके से हम सारे लॉसेस को समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर के जितने भी कंटेंट हैं, सारे कंटेंट को बहुत अच्छे से पढ़िए। यदि एक बार समझ में नहीं आता तो दोबारा उसे फिर से रिपीट करके देखिए वीडियो को पीछे लाकर, ताकि आप बार बार जब इस वीडियो को देखेंगे तो इसके बारे में पूरी डिटेल आपको जानकारी हो जाएगी। क्योंकि कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जिसके बारे में हमें थोड़ा सा देर से पता चलता है। कब, जब यदि एक एक पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, तब ये कंटेंट जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए दोस्तों, सारे कंटेंट को पूरा देखिए और पूरे पार्ट को देखिए, पूरा पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक देखिए दोस्तों, तब आपको इसमें अल्टरनेटर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, हमें पता है कि आपको पसंद आएगा।